हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडियर। 1991 में भारत की स्थिति इतनी खराब हो गई कि भारत एक तरह से कंगाल बन चुका था। यहाँ तक कि दुनिया की जो भी बड़ी बड़ी बैंक्स थी, जो भी बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस थी, जो देशों को लोन दिया करती थी, उन्होंने भी भारत को लोन देने से इनकार कर दिया था। और इसका वजह क्या था? और इसका वजह था कि भारत के पास इतना पर्याप्त जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स थे वो नहीं थे, जिसके वजह से भारत ने समय पे जो भी लोन के इंस्टॉलमेंट्स थे उसको पूरा नहीं किया था। और इसके वजह से जो दुनिया भर की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी थी, उन्होंने भारत का जो क्रेडिट रेटिंग है उसको बिल्कुल गिरा दिया था। और यही कारण है दोस्तों, जिसकी वजह से भारत में क्या हुआ, सोवरेन डेट क्राइसिस आया था। और फाइनली हमने भी जो आईएमएफ है उसका हमने क्या किया था, दरवाजा खटखटाया था। और जब भी 1991 का ये जो इकोनॉमिक क्राइसिस का बात किया जाता है, तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी की जो बात होती है वो है डॉक्टर मनमोहन सिंह। जी हाँ, डॉक्टर मनमोहन सिंह उस वक्त 1991 में फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे पीवी नरसिम्हा राव गवर्नमेंट में। और इन्हीं का देन है कि भारत में क्या हुआ, जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है वो आए थे। भारत में क्या हुआ, जो लाइसेंस राज था उसका खात्मा किया गया। लेकिन दुखी की बात यह है दोस्तों कि कुछ ऐसे भी पॉलिटिशियंस हैं जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है, और वो क्या बोलते हैं कि जो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे वो बहुत ही ज्यादा कम बोलते थे। लेकिन उनको ये नहीं पता कि ये कम बोल के भी इतना ज्यादा काम कर गए कि ये लोग 7 जन्म में भी काम नहीं कर पाएंगे। इनका जो भी एक्सपर्टीज था, खास करके इकोनॉमिक फील्ड में, जिसकी वजह से भारत को बार बार इन्होंने क्या किया, बचाया है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने बताया है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह का क्या रोल रहा है इकोनॉमिक क्राइसिस के टाइम में, और कैसे इन्होंने पॉलिटिकल टर्मोइल होने के बावजूद भी भारत के इकोनॉमी को, जो सोशलिस्ट फॉर्म ऑफ इकोनॉमी था, उससे इन्होंने कैपिटलिज्म की तरफ रुख करवाया था, जिसकी वजह से आज हम एक नए हाइट्स को अचीव कर पाए हैं। देखिए, भारत में जो इकोनॉमिक क्राइसिस आई थी, जिसे हम सोवरेन डेट क्राइसिस बोलते हैं, ये एक दिन में नहीं आई थी। इसके पीछे बहुत सारे ऐसे स्टेप्स थे जिन्होंने धीरे धीरे भारत को कंगाल बना दिया। जब भारत आजाद हुआ था 1947 में, तो भारत के जो भी पॉलिसी मेकर्स थे उनको ऐसा लगता था कि अगर भारत में किसी भी विदेशी कंपनियों को अलाउ करेंगे या भारत में किसी भी विदेश निवेश को अलाउ करेंगे, तो इसके वजह से भारत जो है फिर से क्या हो सकता है, गुलाम बन सकता है। और ये बात भारतवासी भूले नहीं थे कि कैसे एक कंपनी भारत को 200 वर्षों तक गुलाम बना के रखा। तो इसी की वजह से कहीं ना कहीं जो भी पॉलिसी मेकर्स थे उनके मन में एक तरह से डर था कि किसी भी कंपनी को अब भारत में हम अलाउ नहीं करेंगे। और इन सब रीजन की वजह से भारत ने क्या किया, जो भी विदेशी निवेश है, जो भी विदेशी कंपनियां हैं, उनके ऊपर बहुत सारा रिस्ट्रिक्शन लगाया। और यही नहीं, यहाँ तक कि हमने क्या किया, जो सोशलिस्ट फॉर्म ऑफ इकोनॉमी है उसको अपनाया। ये जो सोशलिस्ट फॉर्म ऑफ इकोनॉमी को अपनाने की बात है, इसमें दो रीजन दिए जाते हैं। पहला रीजन ये दिया जाता है कि हम अपने इकोनॉमी को ओपन इसलिए नहीं करना चाहते थे क्योंकि हम फियरफुल थे। तो हमें ऐसा लगता था कि ये जो कंपनी है वो धीरे धीरे भारत को फिर से क्या कर सकती है, गुलाम बना सकते हैं। गुलाम इन द सेंस कि अपने तरीके से फिर से क्या करेंगी, जैसे चाहेंगी वैसे पॉलिसी से छेड़छाड़ कर सकती है भारत। और दूसरा रीजन ये है कि भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनको पर्सनल लेवल पे जो भी ये सोवियत संघ का इकोनॉमिक पॉलिसी था, जो 5 ईयर इकोनॉमिक प्लान्स थे, इनमें इनको बहुत ही ज्यादा क्या था, इंटरेस्ट था। और इसी की वजह से ये जो पॉलिसी था हमने भी अपनाया। तो इन सब रीजन की वजह से हमने क्या किया, सोशलिस्ट फॉर्म ऑफ जो इकोनॉमी है उसको कुछ हद तक हमने एक्सेप्ट कर। और इसकी वजह से क्या हुआ, भारत के जितने सारे बड़े बड़े उद्योग धंधे थे उनको गवर्नमेंट ने अपने हाथ में ले लिया। और इसके वजह से शुरू हुआ भारत में लाइसेंस राज। लाइसेंस राज का मतलब ये है कि अगर आप कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी करना चाहते थे प्राइवेट लेवल पे, तो आपको बहुत सारे लाइसेंस लेने पड़ते थे। और इसी की वजह से दोस्तों, जो ब्यूरोक्रेसी है उसका बहुत ही ज्यादा वर्चस्व बढ़ गया। और इसी की वजह से अगर आज भी आप यूपी बिहार में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आज भी लोग बोलते हैं कि आईएएस आईपीएस का जो जॉब है वो बहुत बड़ा है। और आप ऐसे सोच के देखो, लाइसेंस राज में क्या था कि जो भी प्राइवेट कंपनीज थी या जो भी इंटरप्रेन्योर थे, उनको इतना ज्यादा लाइसेंस लेना पड़ता था। और लाइसेंस किससे लेते थे, वो ब्यूरोक्रेट्स से लेते थे। और बहुत सारे ऐसे ब्यूरोक्रेट्स थे जो बहुत ही ज्यादा करप्ट थे। तो करप्शन की वजह से उनके पास बहुत ज्यादा वेल्थ हो गया। और इन्हीं रीजंस की वजह से बोला जाता था कि भारत में क्या जरूरत है किसी कंपनी को खोलने की, पढ़ लिख लो और ब्यूरोक्रेट्स बन जाओ। ब्यूरोक्रेट्स बन गए तो आप ऐसे ही अमीर बन जाओ। तो ये भी एक प्रमुख रीजन था 1991 के क्राइसिस में, मतलब करप्शन बहुत बड़ा एक रीजन था। और दूसरा सबसे बड़ा रीजन था, वो था फिस्कल डेफिसिट। हमने तो ये जो लाइसेंस राज था उसको तो एडॉप्ट कर लिया, लेकिन इसकी वजह से क्या हुआ दोस्तों,
भारत सरकार का जो ईयर बाय ईयर फिस्कल डेफिसिट है वो बढ़ने लगा। फिस्कल डेफिसिट का मतलब होता है कि भारत सरकार की जो आमदनी है उससे ज्यादा भारत सरकार खर्च करती थी। और जब भी कोई भी एंटिटी, मतलब वो सरकार हो या कोई कंपनी हो या आप इंडिविजुअल लेवल पे हो, जब भी आपकी आमदनी से ज्यादा आप खर्च करने लगते हैं तो कहां से पैसे लाते हैं? आप लोन निकालते हैं, यानी आप उधार लेते हैं। भारत सरकार ने बहुत ज्यादा उधार लेना शुरू किया, जिसकी वजह से धीरे धीरे भारत में बहुत बड़ा कर्ज हो गया। और इतना सारा कर्ज की वजह से भारत सरकार क्या करने लगा? डिफॉल्ट करने लगा। जो भी इनका इंस्टॉलमेंट का पेमेंट था उस पर इन्होंने डिफॉल्ट करना शुरू किया। और जब इन्होंने डिफॉल्ट करना शुरू किया तो जो भी दुनिया भर की क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज थी उन्होंने भारत का जो रेटिंग था क्रेडिट मामले में उसको घटा दिया। और इसके कारण से क्या हुआ? जो भी लोन मिलता था वो लोन मिलना बंद हो गया। और धीरे धीरे जो भी हमारा बचा खुचा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था वो भी खत्म हो गया, क्योंकि उस वक्त का जो भारत था वो ऑयल पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट था। आज के दिन में हमारे पास सोलर हो गया है, हाइड्रो हो गया है, न्यूक्लियर पावर प्लांट हो गए हैं, विंड एनर्जी हो गया है, बट उस वक्त ऐसा हालत नहीं था। उस वक्त भारत की जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज थी वो बहुत ही ज्यादा डिपेंडेंट थी ऑयल। और सबसे बड़ा झटका तब लगा जब गल्फ में एक वॉर शुरू हो गया, यानी उसे खाड़ी का वॉर बोलते हैं। और ये वॉर शुरू क्यों हुआ था? तो यहाँ पे क्या हुआ था, जो इराक के रूलर था सदाम हुसैन, उसने कुवैत पे क्या किया? इन्वेजन कर दिया था। और उसने इसलिए इन्वेजन किया था क्योंकि इराक का जो इकोनॉमी था वो क्या हो रहा था? डाउन जा रहा था। तो उसने सोचा कि जो कुवैत का आयल है, जो भी आयल का रिसोर्सेस है, उसको क्या किया जाए? कब्जा करके इसको वसूली किया जाए। क्योंकि इराक और ईरान के वॉर से इराक का बहुत बड़ा लॉस भी हुआ था। जब ये वॉर हुआ तो इसकी वजह से जो भी ऑयल का सप्लाई था इंटरनेशनल मार्केट में वो डिसरप्ट हो गया। वॉर कहीं पे भी होगा तो वहां की इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो होती है वो रुक जाती है। जो ऑयल इंटरनेशनल मार्केट में आती थी वो रुक गई। और रुकने की वजह से क्या हुआ? सप्लाई कम हो गया। जब सप्लाई कम हुआ और डिमांड सेम ही रहा तो इसकी वजह से जो प्राइस था वो काफी तेजी से बढ़ा। और जब प्राइस तेजी से बढ़ा तो भारत का जो भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था वो भी तेजी से खत्म हुआ। और यहां तक कि हमारे अकाउंट में ओनली $1 बिलियन बच के रह गया। और इसी की वजह से भारत क्या हुआ? डिफॉल्ट कर गया। भारत ने क्या किया? अप्रोच किया, आईएमएफ का दरवाजा खटखटाया कि हमें क्या करो? बेल आउट पैकेज दो ताकि हम अपने आप को क्या करें? बचाएं। लेकिन यह मामला इतना आसान भी नहीं था। भारत में जो राजनीतिक चहल पहल थी उसकी वजह से भारत और भी पीछे जा रहा था। जब भारत ने फर्स्ट टाइम आईएमएफ को अप्रोच किया था तो भारत में चंद्रशेखर का गवर्नमेंट था, लेकिन कांग्रेस ने अपना समर्थन खींच लिया और क्या हुआ? वो जो गवर्नमेंट थी गिर जाती। तो फाइनली फिर से इलेक्शन कराया जाता है और फिर यहाँ पे गवर्नमेंट बनती है। लेकिन सबसे बड़ा हादसा क्या हो जाता है? उस वक्त राजीव गांधी का क्या हुआ? एसेसिनेशन हो गया, उनकी हत्या कर दी जाती। और इसकी वजह से दोस्तों पूरा अनरेस्ट फैल गया इंडिया में। लेकिन फिर भी इस हादसे से इंडिया जो है बाहर आता है और इलेक्शन कंडक्ट कराया जाता है। और फिर जो पीवी नरसिम्हा राव का गवर्नमेंट है वो फॉर्म होता है सेंटर। और उसके बाद जो डॉक्टर मनमोहन सिंह है इनको बनाया जाता है वित्त मंत्री। जब ये वित्त मंत्री बने इन्होंने मेजर जो रिफॉर्म्स है इकोनॉमिक लेवल पे वो लाने की बात कही। हालांकि अगर देखा जाए तो पीवी नरसिम्हा राव की जो सरकार थी वो इनके बहुत बड़े बड़े जो फैसले थे उनसे नाराज थी, लेकिन फिर भी इन्होंने वो सारे फैसले लिए जिसकी इंडिया को सख्त जरूरत थी। उसमें सबसे पहला फैसला था कि इन्होंने क्या किया कि जो भारत की करेंसी थी उसको डिवैल्यू कर दिया। डिवैल्यू करने से ये हुआ कि भारत की जो भी एक्सपोर्ट थी वो इंटरनेशनल मार्केट में क्या हुई? चीपर हो। और जब भी चीपर होगा तो लोग ज्यादा खरीदेंगे, तो भारत का एक तरीके से क्या हुआ? एक्सपोर्ट बढ़ा। हालांकि उस वक्त खास कोई एक्सपोर्ट हम लोग नहीं करते थे, लेकिन फिर भी ये बहुत बड़ा क्या हुआ? भारत के लिए हेल्पफुल हुआ। सेकेंड नंबर पे क्या किया गया कि भारत में जो भी विदेशी निवेश थी उस पे से हमने रिस्ट्रिक्शन को हटाया, यानी भारत में जो विदेशी निवेश थी वो आना शुरू हुई। यहाँ तक कि विदेशी कंपनियों पे जो भी रिस्ट्रिक्शंस लगा के रखे गए थे उसको भी हमने हटाया। और इसी की वजह से भारत में बहुत सारी विदेशी जो कंपनियां हैं वो आना शुरू हुई। जैसे कोको कोला हो गया, पेप्सी हो गया, मैकडोनल्ड हो गया, टोयोटा कार हो गया, हुंडा हो गया, ये जितने सारे बड़ी बड़ी कंपनियां थी वो भारत में आई। और जब ये भारत में आई तो इसकी वजह से क्या हुआ? भारत के लोगों को रोजगार मिला। जब इनके पास रोजगार था तो इनके पास पैसे थे खर्च करने के लिए। जब ये लोग खर्च करना शुरू किए तो भारत का जो जीडीपी था वो यहाँ पे क्या हुआ? ग्रो करना शुरू हुआ। और जब जीडीपी ग्रो करना शुरू हुआ तो भारत का जो इकोनॉमिक स्थिति थी वो भी बदलना शुरू हो गया। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात समझना यह है कि दुनिया में कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है जो आइसोलेशन में जाके ग्रो करे। आप आइसोलेशन में ग्रो नहीं कर सकते। चाहे आप कंपनी के लेवल पर देखो, चाहे आप कंट्री के लेवल पर देखो, चाहे आप इंडिविजुअल के लेवल पर देख लो,
आपको अगर कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी को एग्जीक्यूट करना है तो आपको हेल्प की जरूरत पड़ती ही पड़ती है, क्योंकि सारे जो रिसोर्स है आपके पास अवेलेबल नहीं होते। तो इसी की वजह से ये जो सोशलिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था वो प्रॉपर तरीके से सक्सेस नहीं हुआ, क्योंकि 1980s में क्या हुआ था, जो ईस्टर्न ब्लॉक था उसका भी फॉल हो गया था, मतलब सोवियत संघ जो था वो भी गिर गया था। ये भी बहुत बड़ा झटका लगा था भारत की इकोनॉमी को, क्योंकि भारत का जो भी ट्रेड था सोवियत संघ के साथ वो भी बंद हो गया था। और यहाँ तक कि दोस्तों चाइना जो था, जो सोशलिस्ट फॉर्म ऑफ इकोनॉमी को एडवोकेट करता था, उसने भी अपना इकोनॉमी को क्या कर दिया, ओपन कर दिया। और उसी का देन है कि चाइना जो है आज के दिन में दुनिया में इकोनॉमिक सुपर पावर बन पाया। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी और आप इस वीडियो को देखने के बाद ये आपको पता चल गया होगा कि क्या रोल रहा है डॉक्टर मनमोहन सिंह का एज ए फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और यही नहीं, ये फाइनेंस मिनिस्टर ही नहीं बल्कि जो भारत का आरबीआई है उसका गवर्नर भी रहे और भारत के प्रधानमंत्री भी रहे। तीनों पदों पर अगर देखा जाए तो इन्होंने बहुत ही ज्यादा आउटस्टैंडिंग काम किया। और हम सब उम्मीद करते हैं कि इनकी आत्मा जहां भी हो उसको शांति मिले। ओम शांति। धन्यवाद दोस्तों।